हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 का मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 8 का पाठ 3 सजा ये पढ़ेंगे। सजा का अर्थ होता है पनिशमेंट। इस पाठ में सजा किसे किसने दी है या फिर सजा नहीं मिलके भी उसे सजा मिली है, ये यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारे जीवन का हर पल नियमों से बंधा होता है। किससे बंधा होता है? नियमों से। कुछ नियम परिवार द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ समाज द्वारा और कुछ कानून द्वारा। इन नियमों के उल्लंघन पर क्या होता है? चलो तो पाठ की शुरुआत करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर नियमों की बात की गई है, तो समाज में अलग नियम होते हैं, कानून के कुछ अलग नियम होते हैं, हमारे घर के कुछ अलग नियम होते हैं, और जब हम इस नियम के उल्लंघन करते हैं तो इसकी सजा तो मिलती ही मिलती है। तो ऐसे ही इस पाठ में कुछ है। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद गांव लौटना कितना सुखद होता है, ये बात तो वे ही जानते हैं जिन्होंने अपने बचपन को बहुत चाहा हो। मेरे लिए मेरे बचपन के मायने हैं हरी भरी घास में महकते मैदान, उन मैदानों में फैली खामोशी जो धीमी से धीमी आवाज में झंकृत हो उठे। पीपल के सघन झुरमुटों के बीच एकाएक दिखाई देने वाली सुनहरा पक्षी के गीत। अब इस पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि जो बचपन होता है, किसी का गांव में बचपन गुजरता है और फिर वो आके शहर में बस जाते हैं, लेकिन जो बचपन उनका गांव में गुजरता है उसको वो हमेशा याद करते रहते हैं। और फिर कहता है लेखक कि मेरे लिए मेरा बचपन के मायने क्या है, मतलब मेरे लिए मेरे बचपन के मीनिंग क्या है। तो हरी भरी घास में महकते हुए मैदान, उन मैदानों में फैली खामोशी जो धीमी धीमी से आवाज में झंकृत हो उठे। पीपल के सघन झुरमुटों के बीच से एकाएक दिखाई देने वाले सुनहरे पक्षी के गीत। सघन मतलब कि बहुत घना हरा भरा पीपल का पेड़ बोला गया है यहाँ पर। पीपल का पेड़ जो होता है उसके सघन यानी कि वो पूरा भरा होता है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे से बारीक बारीक से जो ब्रांचेस होते हैं उसमें से थोड़ी बहुत जो क्या सुनाई देता है, पक्षियों के गीत सुनाई देते हैं। जो पक्षी वहां पर बैठते हैं तो वो लोग गीत गाते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में कवि क्या कह रहा है? बहुत वर्षों के बाद, क्या कहता है? बहुत वर्षों के बाद मैं गांव लौटा था। गांव में बहुत कुछ बदल गया था, पर समुद्र तट वाला विस्तृत क्षेत्र अभी वैसा के वैसा ही था। समुद्र तट पर आकर मैं खड़ा हुआ कि मुझे गणित वाले मास्टर जी याद आ गए। वे यही रहते थे, हरी सुंदर बाड़ लगा आंगन और छोटा सा मकान। उन दिनों हम लोग शिक्षकों से बहुत डरते थे, पर कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते थे। तो लेखक को अचानक से किसकी याद आ जाती है? गणित वाले मास्टर जी की याद आती है। तो अभी ये गणित वाले मास्टर जी के साथ ही कुछ कनेक्शन है आगे। हवा के शुद्ध स्वच्छ महासागर में जिस तरह से धुएं के प्रदूषण के पहली धारा प्रविष्ट होती है, उसी तरह जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे तरल श्वास में एक प्रदूषण घुमड़ने लगा। देखिए ये दोनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में ये सेंटेंस के ऊपर ही पूरा चैप्टर है, ऐसा मैं बोलूंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हवा के शुद्ध स्वच्छ महासागर में जिस तरह से धुएं के प्रदूषण की एक पहली धारा प्रविष्ट होती है, यानी सब कुछ अच्छा है, हर चीज अच्छी है। हाँ, लेकिन मतलब पूरी हवा अच्छी है, पूरी हवा शुद्ध है, लेकिन उसमें कोई अशुद्ध हवा यानी कोई धुएं भरा प्रदूषण मिक्स हो जाता है तो वो सारी की सारी हवा भी क्या होती है? अशुद्ध हो जाती है। ठीक उसी तरह लेखक जो है वो अच्छा था, लेकिन वो अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसके श्वास में भी एक तरल श्वास घुमड़ने लगा था, यानी उसके उसके अंदर भी कुछ तो कुछ बुराई चली गई हुई थी। यानी वो बहुत अच्छा था लेकिन उसके अंदर कोई तो एक बुराई चली गई हुई थी। मेरे पिताजी ने स्कूल में के भवन निर्माण के लिए बहुत सा दान दिया था। वे प्रबंधकारिणी समिति में थे और एक बड़े वकील होने के कारण उनकी खासी प्रतिष्ठा थी। लेखक अपना और अपने पिताजी का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा है। कहता है कि मेरी जो स्कूल थी उस स्कूल के भवन निर्माण यानी स्कूल के निर्माण के लिए, स्कूल जब बन रही थी, उसकी इमारत जब बन रही थी, उसमें उसके पिताजी ने बहुत सा धन दान दिया था। ठीक है, ये एक बात हो गई। और ऊपर से वो प्रबंधकारिणी समिति में थे,
यानी वो कौन से डिपार्टमेंट, उनका जो क्या बोल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में थे। तो उसी तरह लेखक के मतलब लेखक अपने को क्या कह रहे हैं कि वो जो उसके पिताजी थे उन्होंने भवन निर्माण के लिए यानी इमारत बांधने के लिए दान दिया था, और साथ में वो प्रबंधकारिणी यानी कि मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट रहता है, मैनेजमेंट का बोर्ड रहता है, उसमें भी वो एक समिति में उसके मेंबर थे। और एक बड़े वकील होने के कारण उनकी खास सी प्रतिष्ठा थी, और वो साथ ही साथ में क्या थे, एक बड़े वकील थे, तो उनकी साथ ही प्रतिष्ठा थी, ख्याति थी, यानी कि वो बड़े फेमस थे, प्रचलित थे। इस बात का मुझे तब पता चला जब उन्होंने मुझसे एक बार पूछा, तुम्हारे मास्टर तुम्हें ठीक से पढ़ाते तो है? कोई तुम्हें तंग करे तो बताना, सीधा कर दूंगा उसे। यानी इस सेंटेंस से पता चलता है कि उसके जो पिताजी थे उनको प्राउड था, कि अपने प्रतिष्ठित होने का प्राउड था, अपने धन दौलत से वो श्रीमंत जो थे, अमीर होने का प्राउड था। इस वजह से वो जो अपने लड़के को यानी लेखक को भी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई अध्यापक या मास्टर कोई तंग करे तो मुझे बता देना, तो मैं उन्हें सीधा कर दूंगा। और इसी चीज का इम्पैक्ट उस लेखक पे पड़ता है, इस लेखक पे पड़ता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं लेखक, तो उनको कुछ सही और गलत की भाषा नहीं समझ में आती है। जो उनके पिताजी ने उनको कहा उसी के ऊपर वो अमल कर रहे हैं। तो उनको भी ऐसा लगा, उनके आंग में, लेखक के आंग में भी एक बोलते हैं ना कि गलत काम करने के लिए एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, कि अगर वो गलत कुछ भी कर देंगे तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जो पिताजी है वो बड़े वकील है, प्रबंधकालीन समिति में है, यहाँ ये इमारत बनने के लिए उन्होंने पैसा लगाया है। ये सारी चीजें ऑब्वियसली उनके दिमाग में आ जाएंगी, और ऐसी ही उनके दिमाग में आई। पहले तो ये सारी बातें सोच के वो स्तंभित रह गया, यानी कि छोटा था लेखक तो बहुत, वो तो ये सारी बातें सोचने लगा तो बहुत ही स्तंभित रह गया कि नाटे कद के दुबले पतले मेरे पिताजी हमारे ताकतवर हट्टे कट्टे मास्टर जी को कैसे सीधा कर सकेंगे। यानी वो फिजिकली ले रहा है, कि वो कहते उसको बचपना है, तो वो सोचता है कि ऐसे कैसे, मेरे तो पिताजी इतने दुबले पतले हैं, तो फिर मेरे हमारे जो ताकतवर हट्टे कट्टे मास्टर जी को वो सीधा कैसे कर पाए। लेकिन बाद में मैं समझा कि वह पैसों और प्रतिष्ठा की ताकत थी जिसने उन्हें ये कहने की शक्ति दी थी। तो यही से इसमें से समझ में आता है कि उनको पैसे और प्रतिष्ठा का घमंड था, और उसी घमंड की वजह से उनको ये सारी बातें करने का शक्ति मिली थी। उन्हीं दिनों मैंने एक अपराध किया था, उन्हीं दिनों मैंने एक अपराध किया था, मतलब मैंने एक गलती की थी, एक गुनाह किया था। अपराध तो उसे आज कह रहा हूँ, उन दिनों तो वह एक पराक्रम था। गणित की परीक्षा थी। परीक्षा से पहले एक दिनों में मैंने बहुत मौज मस्ती की थी, बहुत सैर सपाटे किए थे। यानी एक दिन पहले मैंने बहुत मस्ती की थी, बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं की थी। मेरे दोस्त भी मेरी तरह ही थे, पर उन लोगों ने अंतिम दिनों में परीक्षा की तैयारी कर ली थी। बट लास्ट टू लास्ट मेरे दोस्त लोग ने अंतिम दिनों में उन्होंने परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन मैंने नहीं किया था। अकेला मैं ही रह गया था बिना कोई तैयारी के। परीक्षा में मुझे कुछ भी नहीं आया। आधे घंटे कोशिश करने के बाद भी मुझसे पहला सवाल हल नहीं हुआ। मैं अंदर ही अंदर कांपने लगा। फेल होना बहुत बड़ी बेइज्जती थी। यानी वो कांपने लगा तो उसको फेल होना एक बहुत बड़ा अपमानजनक लगेगा, कि अगर मैं फेल हो गया तो सब तरफ मेरी मतलब वो थू होंगी कि मैं फेल हो गया। तो इस डर से वो कांपने लगा। उसने क्या किया लेखक ने फौरन, मैंने एक चिट लिखकर पास वाले लड़के के पास खिसका दी, सरका दी चिट। उसमें लिखा था, मुझे सवाल नहीं आता, अपनी नकल करने दो। मुझे कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, सवाल का आंसर नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है, तो मुझे अपनी नकल यानी कि अपनी कॉपी करने दो। मास्टर जी की निगाह बचाकर उसने अपनी कॉपी इस तरह से रख दी कि मैं सब कुछ देख सकूं। मैं तेजी से नकल करने लगा। तभी अचानक मेरी गर्दन पर किसी का हाथ पड़ा। यह गणित वाले मास्टर जी का हाथ था। तो ये गणित के मास्टर जो है उन्होंने उसको चिट करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? उन्होंने तेज स्वर में पूछा। मैं कांपने लगा। उन्होंने पास वाले लड़के की तरफ देखा। मैं कांपने लगा। उन्होंने पास वाले लड़के की तरफ देखा। उसकी कॉपी ली और मेरी भी, दोनों का मिलान किया। यह सब इतनी फुर्ती से, इतनी खामोशी से किया गया कि कक्षा के दूसरे लड़कों का ध्यान भी नहीं गया। मैं शर्म और तिरस्कार से जैसे जमीन में गड़ गया। यानी कि मुझे बड़ी ही क्या हो गई, बड़ा शर्म महसूस हो गया कि मैं कॉपी करते हुए पकड़ा गया। लेकिन मास्टर जी ने सभी के सामने उसको अपमानित नहीं किया, बड़े ही
छोटे से स्वर में यानी स्लो धीमी आवाज़ में लेकिन कड़क आवाज़ में उन्होंने उसको बोला बाहर चलो। उसके बाद क्या हुआ? बाहर चलो, उन्होंने मेरे कान में धीमी पर कड़क आवाज़ में कहा। डर के मारे मैं काँपता हुआ मैं उठा और उनके पीछे-पीछे बाहर चला गया। कक्षा के बाहर कोई मुझे देख न ले, इस तरह वह मुझे ले गए और एक ज़ोरदार तमाचा लगाते हुए बोले, "नकल करते हो?" ठीक है? यहाँ-वहाँ कोई ना देखे इस वजह से मास्टर जी ने उसे एक ज़ोर से तमाचा मारा और कहा कि नकल करते हो, कॉपी करते हो। रोते-रोते मैंने कहा, मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। मैं समझ गया कि दूसरे लड़कों के सामने वे मुझे बेइज्जत करना नहीं चाहते थे। मन ही मन मैंने कृतज्ञता अनुभव की और फिर से मैंने शेष सवालों को पढ़ा। यानी उसको मास्टर जी ने वो बाहर लेके गए, सबके सामने उसे बेइज्जत नहीं किया, बाहर लेके गए और उसे एक तमाचा जड़ा और कहा कि तुम क्या करते हो? कॉपी करते हो, आइंदा से नहीं करना चाहिए। ये भी उनको सॉरी बोलता है जैसे मुझसे भूल हो गई, आगे मैं नहीं करूँगा। और फिर उसको अंदर फिर से भेज देते क्लास में और फिर वो अपने शेष सवालों का यानी बचे हुए सवालों को क्या करता है? पढ़ता है और सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन सौभाग्य से वे मुझसे हल हो गए। पर मेरा मन दिन भर जलता कुढ़ता रहा। पता नहीं यह मेरे गुनाह की वजह से था अथवा मुझे दी गई सजा के कारण। लेकिन उस रात पिताजी ने मुझसे पूछा, क्यों आज गणित का पेपर कैसे हुआ? यानी दिन भर जो है ना उसका मन चलता और कुढ़ता रहा। यानी उसको वो जो आप कह सकते हो कि उसको जो बेइज्जती थी वो उसको हजम नहीं हो गई। उसको पता नहीं क्या लग रहा था कि ये मेरे गुनाह की वजह से था, यानी जो अ, अपराध उसने किया था कॉपी करने का, उस वजह से वो चल-बिचल था या फिर उसे जो सज़ा दी, मास्टर जी ने एक चमाट मारा था, तमाचा मारा था, उसके कारण वो इतना चल-बिचल था, इतना अनकंफर्टेबल था, ये उसे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसी रात पिताजी ने उससे पूछा कि क्यों आज गणित का पेपर कैसा हुआ? तो उस समय न जाने किस बल पर, किन संस्कारों और प्रभावों से दबकर मैं भूल गया। सवाल तो सभी आते थे मुझे, पर मास्टर जी ने अकारण मुझे कक्षा में परेशान किया, इसलिए मैं उलझन में पड़ गया। अब देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, उसका जो प्रभाव बोलते हैं ना, बैड प्रभाव, गलत प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। किस चीज़ का? वो जो लेखक थे, उसके पिताजी को जो प्रतिष्ठा या फिर धन का, पैसों का जो घमंड था, उस वजह से वो हमेशा उसे कहते थे कि कोई मास्टर जी ने आपको तंग तो नहीं किया ना? अगर तंग किया होगा तो मुझे बता देना, सीधा कर दूँगा। इस बलबूते पर, इसी बल के ऊपर, इसी संस्कारों की वजह से और इसको प्रभाव से देख दब कर वो जो लेखक है बोल देता है कि झूठ बोलता है कि मुझे अकारण कक्षा में मास्टर जी ने परेशान किया, गणित के मास्टर जी ने, और मैं उलझन में पड़ गया और मेरे से सही से पेपर सॉल्व नहीं हुआ। अब पिताजी मेरी मेरी ओर ताकने लगे। अच्छा, किसने परेशान किया? कैसे किया? झूठ के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया था और अब लगाम मेरे हाथ में नहीं थी। मैं बोला, ऑफिस में बुलाकर बिना बात मुझे तमाचा मारा। यानी वो झूठ पे झूठ बोलता गया क्योंकि वो झूठ के घोड़े पे दौड़ गया था। और जब हम किसी बात को शुरुआत झूठ से करते हैं तो पता नहीं आगे हमें कितने झूठ बोलना पड़ते। तो ठीक उसी तरह उसे ये झूठ भी बोलना पड़ा कि ऑफिस में बुलाकर बिना वजह मुझे उन्होंने तमाचा मारा। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, बिना बात मारा? यानी बिना वजह मारा? मैं नितांत रुष्ट बन गया था, मैं एकदम शांत बन गया था, एकदम मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो तो वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बिना बात। बोले, तेरे पिता ने भवन निर्माण के लिए दान दिया तो बहुत बड़ा उपकार नहीं किया? यानी और सोने पे सुहागा, यानी और नमक मिर्ची लगा के वो अपने पिताजी को बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे बिना बात से मारा और साथ में ये भी कहा कि तेरे पिताजी ने भवन निर्माण के लिए दान दिया है तो कोई उपकार नहीं किया। इससे तो और ज्यादा चिढ़ जाते हैं पिताजी उसके। पिताजी का चेहरा तमतमा उठा और बहुत गुस्सा हो गए। अच्छा, ऐसा कहा उसने? कुछ देर तक वह सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, जा सो जा। मेरे मुंह से मिथ्या शब्द अंगारे की तरह निकले थे। मुंह से मिथ्या शब्द मतलब असत्य, झूठ। यानी मेरे मुंह से जितने भी मिथ्या शब्द, जितने भी झूठ निकल रहे थे वो अंगारों की तरह थे।
यदि मेरे पिताजी ने प्रतिष्ठा को कुछ कम और सत्य को कुछ अधिक स्थान दिया होता, तो उन अंगारों से मैं झुलस जाता और उस प्रदूषण से अवश्य बच गया होता। देखिए, यहाँ पर यही पॉइंट है कि वो कहता है, लेखक कहता है कि अगर मेरे पिताजी ने जो प्रतिष्ठा को थोड़ा कुछ कम किया होता, यानी जो घमंड, जो औदा, जो रुतबा, जो स्टेटस, अगर उसको वो थोड़ा कम करते और सत्य की बात पर जरा अधिक ध्यान देते, तो आज उन अंगारों में मैं झुलस जाता और उस प्रदूषण में से मैं अवश्य बच जाता। जो प्रदूषण में जिस प्रदूषण में मैं चला गया था, उस प्रदूषण से मतलब उस गंदगी से मैं अवश्य बच जाता। बाद में मेरी समझ में आया कि पाप की बहुत छोटी सी शुरुआत जब कोई व्यक्ति करता है, तो उसके पीछे कितनी और दूसरी शक्तियां जुड़ी होती है। अगले ही दिन जब मुझे पता चला कि गणित वाले मास्टर जी को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक हुआ, वे इसी योग्य थे। लेकिन अगले ही दिन उसका जो इसके पिताजी का जो प्रतिष्ठा का एक घमंड था, तो उस वजह से उस गणित के वाले मास्टर जी को नौकरी से निकाला गया। और लेखक छोटे थे, तो लेखक को तो ऐसे ही लगा कि अच्छा हो गया उनको निकाल दिया, वो इसी योग्य थे। अब इस घटना को कई वर्ष हो गए, कई वर्ष बीत गए थे। मैं स्कूल से कॉलेज में चला गया। मैंने सुना कि उन मास्टर जी को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। बाद में वे स्कूल का ट्रस्टी मंडल बदल गया। बाद में क्या हो गया? स्कूल का ट्रस्टी मंडल बदल गया। मेरा पिताजी का देहांत हो गया। तब उन्हें फिर से नौकरी पे ले लिया गया था, क्योंकि वे बड़े ही विद्वान अध्यापक थे। यानी वो इतने बड़े अच्छे अध्यापक थे कि उनको इसके लेखक के पिताजी के मरने के बाद में पूरा जो डिपार्टमेंट होता है वो चेंज हो गया, बोर्ड डिपार्टमेंट वो चेंज हो गया, तो फिर से उनको वहां पर नौकरी पर ले लिया गया उस गणित के अध्यापक को, क्योंकि वो बड़े ही विद्वान थे। जानबूझकर निर्दोष अध्यापक जी के साथ उन दिनों मैंने जो अन्याय किया था वो शायद मुझे याद ना आता, पर अभी कुछ समय पहले ही मेरी एक मातहत व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर मेरी झूठी शिकायत कर दी। मेरे दिल में भयंकर क्षोभ हुआ। तब मुझे वे गणित वाले अध्यापक जी याद हो आए। देखिए, जब तक तो उसको याद नहीं था लेखक को, लेकिन जो चीज लेखक ने कई साल पहले बचपन में गणित वाले मास्टर के साथ किया था, वही चीज आज बड़ा होकर दोहराई गई। किसके साथ में? लेखक के साथ। यानी लेखक जो कंपनी में थे, उसी कंपनी के किसी व्यक्ति ने उनकी झूठी शिकायत कंपनी के डायरेक्टर को की। तब उन्हें बहुत क्षोभ, यानी कि बहुत बोलते हैं ना, रिग्रेट हुआ उस चीज का, कि उन्होंने भी ऐसे ही कुछ साल पहले गणित वाले अध्यापक के साथ में किया था। हरिबाड़ वाला वह छोटा सा मकान मैंने ढूंढ लिया। अभी उसको इनसे मिलना था, किससे? अध्यापक से मिलना था और उनसे माफी मांगनी थी, इसलिए वो ढूंढने चले गए। हरिबाड़ वाला वह छोटा सा मकान मैंने ढूंढ लिया। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और छप्पर के खपरेल काले पड़ गए थे। वो ढूंढते ढूंढते कहाँ चला गया? किसका घर ढूंढने चला गया? गणित वाले अध्यापक का। तो उन्होंने वो घर ढूंढा, तो उसका घर कैसा था? दीवारों पर काई जमी हुई थी, छप्पर के कपड़े काले पड़ गए थे। मकान के बंद दरवाजे के सामने मैं कुछ देर तक खड़ा रहा, अंगारों की तरह दहकते उन शब्दों को याद करता जो मुझे कभी का जला चुके थे होते, पर मैं जला नहीं था। अध्यापक जी को उस वक्त कैसा लगा होगा, मेरे बारे में उन्होंने कितनी हल्की धारणा बनाई होगी। मेरे पिताजी ने जब उन्हें स्कूल से निकलवा दिया था, तब उन पर कितना गलत आरोप मढ़ा गया होगा। यानी ये सारी चीजें वो सोचते हुए खड़ा रह गया वहां पर कि मैंने कैसे झूठ बोल के अध्यापक जी को वहां से नौकरी से निकलवा लिया। उस वक्त उनकी क्या धारणा रही होगी मेरे लिए, यानी वो मेरे लिए क्या सोचे होंगे उन्होंने। फिर उसके बाद में वो जब स्कूल से उनको निकलवा दिया, तो उनके ऊपर कितने गलत गलत आरोप मढ़ गए होंगे। ये सारी बातें सुनकर, ये सारी बातें सोचकर वो बड़ा लज्जास्पद हो गया। उसे लज्जा से मेरा मन आहत हो गया, यानी उसका लज्जा, ये इतना लज्जास्पद हो गया कि उसका मन दुख गया, उस चीज से आहत हो गया। और जब मैंने दरवाजा खटखटाने की को धीरे से हाथ बढ़ाया, तो पता चला कि दरवाजे पर ताला लगा है। अध्यापक जी यही रहते थे, ये तो मैंने पता लगा लिया था। बाहर गए होंगे, शायद अभी लौट आएंगे। कुछ देर नीली गर्म रेत पर चक्कर लगाने के इरादे से मैं समुद्र की ओर निकल गया। कि वो वहां पर देखा कि वह अध्यापक जी के घर पे ताला लगा हुआ था, इसलिए
लेखक सोचता है कि मैं थोड़ी-सी गीली गरम रेत है, उसके ऊपर चक्कर लगा लूँ और वो समुद्र की ओर निकलता है। वही मैंने उन्हें देखा और समुद्र की ओर ही उन्होंने गणित के मास्टर जी को देखा। वे समुद्र से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पर सूर्य की धूप पड़ रही थी। वृद्ध होने के बावजूद वो वृद्ध न दिखने वाले झुर्रियों रहित उनके चेहरे पर विचार मग्नता के भाव विद्यमान थे। यानी वो वृद्ध होने के बावजूद भी वृद्ध नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे पे जो विचार मग्नता है वो भाव उसके स्पष्ट दिख रहे थे। मैं सामने जाकर खड़ा हो गया, धीरे से कहा, नमस्कार सर। उसके बाद वो भी सामने से कहते, नमस्कार। वे रुके और मुझे गौर से देखने लगे, मतलब बड़े ध्यान से देखने लगे। पर ऐसा लगा नहीं कि मुझे पहचान गए हो सकता है उनके अनेक विद्यार्थी उनसे वर्षों के बाद मिले हो और उन्होंने उन्हें न पहचाना हो। ये घर की ओर जाने लगे। मैं भी साथ साथ चल पड़ा। जैसे भी हो, मैंने उनसे तुरंत क्षमा मांगना चाहता था, अपने कलंक को धो डालना चाहता था। उनके घर की ताज़ा चमकदार हवा में धुएं की हल्की सी रेखा भी घुसने देना नहीं चाहता था। यानी कि वो चाहता था कि मैं तुरंत, फौरन, अभी के अभी मास्टर जी को अपनी गलती की क्षमा मांग लूं। अपने आप मेरे मन में जो कलंक है उसको मैं ढो डालूं और उनके घर में एकदम ताज़ा चमकदार हवा ही जाने दूं, बल्कि वहां पर कोई धुआं घुसने ना दूं मैं, यानी कोई कलंक, कोई दाग घुसने ही ना दूं। इसलिए वो कहता है, सर मुझे पहचाना, मैं विजय, विजय वकील, आपने मुझे पढ़ाया था। मुझे लगा अपना पूरा नाम वकील बताते ही उन्हें एक साथ सब कुछ याद आ जाएगा। अन्याय, अपमान, रोष, यानी मेरा नाम सुनते ही उन्हें शायद सब कुछ याद, 3 शब्द तो याद ही आएगी, जैसे अन्याय, अपमान, रोष। जैसे उनके साथ में अन्याय हुआ था, उनका अपमान हुआ था, रोष यानी गुस्सा। पर मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा, सच्चे दिल से उनका उल्हाना सुन लूंगा। बहुत जरूरी था यह, उनसे भी बढ़कर मेरे लिए। कवि यहाँ पर, सॉरी, लेखक यहाँ पर कहता है कि वो कितना भी मुझे डांट ले, उनकी उल्हाना, वो जितना भी मुझे भला बुरा कह दे, लेकिन मैं सुन लूंगा और उनसे माफी मांग लूंगा। लेकिन उनका उनसे क्षमा मांगना मेरे लिए बहुत जरूरी था, उनसे भी बढ़कर मेरे लिए जरूरी था। उनसे भी बढ़कर, इसका मतलब ऐसा है कि लेखक के मन में वो बात ठसती रहती थी, चुभती रहती थी कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को क्या किया था, दोषी बनाया था। मैंने अत्यंत शर्म और संकोच के साथ कहा, जी मैं विनोद राय वकील का बेटा। सॉरी सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ पर। वे थोड़ा ठहरे, फिर से एक बार मेरी तरफ देखा, अत्यंत निर्दोष भाव से वे बोले, विजय वकील, याद नहीं आता, तुम मुझसे पढ़ते थे किस वर्ष? मैंने अत्यंत शर्म और संकोच के साथ कहा, जी मैं विनोद राय वकील का बेटा। एक क्षण के लिए उन्होंने इस नाम को याद करने का प्रयत्न किया, फिर हंसकर बोले, ओह याद नहीं आता कुछ, अब उम्र ढल गई है ना, बहुत कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक होगा। चलो घर चलकर साथ साथ चाय पिए। तुम क्या करते हो इन दिनों, कहाँ हो? देखिए, यानी पूरा नाम बोलने के बाद भी मास्टर जी को जरा भी याद नहीं आता है कि वो वही विजय वकील है जिसकी वजह से उनकी ये नौकरी चली गई थी, जिसकी वजह से उनको अपमानित होना पड़ा था। लेकिन उनको तो कोई बात याद ही नहीं। जब उनको कोई बात याद नहीं है तो लेखक उनसे माफी किस चीज की मांगता? मेरे पिताजी बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मैं एक कंपनी में मैनेजर था। लोग जिसे सफलता कहते हैं वो मैंने प्राप्त कर ली थी। लेकिन इस क्षण मुझे लगा कि प्राप्त करने लायक बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया था मैंने। यानी यहाँ पर लेखक बोलता है कि मैं हर तरह से, मेरे पिताजी बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और मैं एक कंपनी में अच्छा खासा मैनेजर हूँ। मैंने हर वो सफलता प्राप्त कर ली थी। लेकिन ये जो क्षण है, ये क्षण जो है, यहाँ पर मैं माफी यानी क्षमा मांगने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्षमा नहीं मिल पाई। तो मेरी, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं, पूरे लाइफ में ये चीज़ उसको खलती रहेंगी कि मैंने एक निर्दोष के साथ में अन्याय किया। सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से भी बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती है जीवन में। यानी सफलता, प्रतिष्ठा और धन संपत्ति, इन तीनों तीनों चीजों से भी बढ़कर भी होती है बहुत सारी चीजें जो मैं प्राप्त नहीं कर सका। यानी कि वो जो सजा या पनिशमेंट या माफी वो नहीं प्राप्त कर सका। मेरा मन तिक्त और उदास हो गया। जिन्हें मैं याद नहीं, उनसे क्षमा कैसे मांगू? उनके मन में उनकी स्मृति मेरा
में मेरा अस्तित्व तक नहीं है। यानी उनकी स्मृति में, यानी उनकी याद में मेरा अस्तित्व तक नहीं है, मेरा अस्तित्व भी नहीं है उनके स्मृति में। उन्होंने मतलब कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने उसको जानबूझ के पहचाना नहीं होगा, या फिर उन्होंने उसको अपनी लाइफ से या अपनी माइंड से पूरा बेदखल किया होगा। तो अगर लेखक मांगता भी तो किस चीज़ की माफ़ी मांगता? मकान का दरवाज़ा खोलते हुए उन्होंने कहा, तुमको मैं जानता नहीं, गणित में तुम्हारी रुचि थी क्या? घोस्ट की एक किताब हाल ही में आई है, बड़ी अच्छी है, तुम देखना चाहोगी? और व्यवस्थित ढंग से सजा कर रखी हुई किताबों की अलमारी में वे किताब ढूंढने लगे। और एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से संपूर्णतया हट जाना कोई मामूली सजा नहीं, लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है? लास्ट वाले इसमें लेखक कहता है कि एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से संपूर्णतया हट जाना कोई मामूली सजा नहीं है। यानी कि इतना सज्जन इंसान है, हाँ, और सच्चा इंसान है, और उसकी इसकी स्मृति यानी इसकी याद में से मैं संपूर्णतया मिट गया हूँ, मतलब संपूर्णतया पूरा कुछ भी नहीं हूँ उसके दिमाग में। तो ये मामूली सजा नहीं, ये बहुत बड़ी सजा है। लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है? इसका मतलब इस पाठ में जो सजा है वो इस लेखक को सजा मिलके भी, सॉरी नहीं मिलके भी, सजा नहीं मिलके भी बहुत बड़ी सजा मिल चुकी। तो यही ये पाठ है। अगर आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।